तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और हमने कल ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हाफ किया था, मतलब अधूरा ही छोड़ा है, जिसे आज हम पूरा करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर था सौरमंडल में पृथ्वी, जिसमें हमने सौरमंडल को देखा था। ये छोटी सी पिक मैंने आपको दिखाई थी जिसपे हम सौरमंडल को देख रहे थे, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है? सूर्य। बाकी सारे ग्रह सूर्य के चक्कर ही लगाते हैं। और हमने देखा था कि हर ग्रह का अपना एक चंद्रमा होता है। हर ग्रह के पास चंद्रमा है जो उसका चक्कर लगाता है। और हमने देखा था पूर्णिमा किसे कहते हैं, अमावस्या किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड के बारे में हमने पढ़ा था, तारा किसे कहते हैं हमने ये देखा था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने नक्षत्र मंडल, अर्सा मेजर और बिग बियर के बारे में पढ़ लिया था। अब देखिए, हमने देखा था कि नक्षत्र मंडल और ये ध्रुव तारा के बारे में एक पिक भी है एनसीईआरटी में, आप इसे देख सकते हैं। सप्तर्षि एवं ध्रुव तारा उत्तर दिशा का निर्धारण जो करती है। उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा है उसका निर्धारण कैसे हमें पता चलेगा कि ये उत्तर दिशा में है? तो इसके लिए हमने सप्तर्षि तारे की सहायता से जो एक आकृति बनती है, सांकेतिक तारा है उसमें, उससे हमें पता चलता है कि उसके उत्तर में एक ध्रुव तारा है जो कि हमें उत्तर दिशा का के बारे में बताती है। पुराने टाइम में इसी से ही उत्तर दिशा का निर्धारित की जाती थी। अब यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? तो वो है बृहस्पति, शनि और यूरेनस, जिनके चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। क्या है ये छल्ले? ये हैं असंख्य छोटे छोटे पिंडों, यानी कि ये जो पिंडों से और इनसे बनी जो पट्टियाँ हैं, ठीक है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। हम धरती से भी इन छल्लों को दूरबीन के सहारे देख सकते हैं, ठीक है। किनके भी चारों ओर छल्ले हैं? तो वो है बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखते हैं। आगे ये देखिए, सौरमंडल की पिक है जिसमें सूर्य केंद्र में है, देखिए। उसके बाद है बुध, आप देख पा रहे हैं कैमरे में, तो देख सकते हैं। पहले बुध आता है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। थर्ड नंबर पे पृथ्वी आती है। फिर मंगल ग्रह है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। ये सीक्वेंस है। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, फिर थर्ड नंबर पे पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद शुद्ध ग्रह हैं कई सारे, शुद्ध ग्रह की पट्टी है, और फिर बृहस्पति, शनि और यूरेनस, फिर उसके बाद है नेपच्यून। देखिए, इनके बारे में भी दिया हुआ है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में लगाती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण बुध लगाता है 88 दिन में, ठीक है। अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में, 59 डे में वो अपने अक्ष पे घूमता है, और 88 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह है। शुक्र ग्रह के बारे में इसमें लिखा हुआ है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में लगाती है? 255 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में कर लेती है? 243 दिन में, ठीक है। अपने अक्ष पे ही घूर्णन मतलब खुद ही एक ही जगह पे जो खड़ी है वो अपने अक्ष पे ही घूम रही है। कितने दिन में घूम लेती है? 243 यानी 243 डेज में घूमती है। और सूर्य के जो परिक्रमण है वो करती है 255 डे में, ठीक है। फिर पृथ्वी के बारे में है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है, और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में ही कर लेती है, एक दिन में घूम लेती है। इतनी तेज घूमती है पृथ्वी, ठीक है। तो आगे देखिए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की बात है। मंगल ग्रह के बारे में है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 687 दिन में पूरा करती है, और अपने अक्ष पर ये घूर्णन एक दिन में कर लेती है। चंद्रमा की संख्या मंगल ग्रह पर 2 है, 2 चंद्रमा है मंगल ग्रह पर। अब बृहस्पति के बारे में देखते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल, 11 महीने और 12 साल, लगभग 12 साल में करता है। सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमण है, परिक्रमा जो करती है सूर्य की बृहस्पति, वो 11 साल, 11 महीने और में करती है, मतलब कि लगभग 12 साल में, ठीक है। और अपने अक्ष पर ये घूर्णन 9 घंटे में कर लेती है, यानी 9 घंटे 5 मिनट 6 सेकंड में
कर लेती है। चंद्रमा की संख्या इसमें है, बृहस्पति में चंद्रमा की संख्या है 53। और शनि की बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 29 साल लगाती है और 5 महीने। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे और 40 मिनट लेती है। और यहाँ पर शनि पर चंद्रमा की संख्या है 53। शनि पे चंद्रमा कितने हैं? 53। अब आगे देखते हैं यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है, 84 साल में, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे में करता है, 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसमें है 27। और नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या यहाँ पर है 13। ये सारे पॉइंट्स याद रखने लायक हैं एनसीईआरटी के। आगे चलते हैं, हम पढ़ रहे थे सौरमंडल के बारे में, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में, क्या आप जानते हैं कि पुरानी रोमन कहानियों में जो ये सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। पुरानी रोमन कहानियों में सोल किसे बोलते थे? सूर्य देवता को, ठीक है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर शब्द का जो उपयोग है, उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे, ये एक क्रियाकलाप है। आगे देखते हैं शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है, तो ज्योग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण करना, ठीक है, पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें GE शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया, पृथ्वी और एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। देखिए जियो GEO जियो प्लस लॉजी, पृथ्वी का अध्ययन होता है जियोलॉजी, और जियो प्लस मैट्री, पृथ्वी का मापन होता है, और जियो प्लस आइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब इसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं, ठीक है। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या थे? वो खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। क्या कहा था आर्यभट्ट ने? कि जो सभी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो चंद्रमा के परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, चंद्रमा के, ठीक है। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हम पढ़ रहे थे सौरमंडल, तो सौरमंडल देखते हैं क्या है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल किससे बना है? जिसमें सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं कुछ, और अन्य खगोलीय पिंड हैं जिसे हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, और एक उल्का पिंड मिलकर क्या बना है? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? मुखिया है सूर्य। सूर्य केंद्र बिंदु है इन सारे सौरमंडलों का, सारे ग्रहों का। तो अब पहले सूर्य के बारे में देखते हैं। देखिए, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य किससे बना है? अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और सौरमंडल का केंद्र है, ठीक है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है ना, ग्रहों को खींचने की जो ताकत है, वो इसे सौरमंडल से बांधे रखती है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पूरे सौरमंडल के लिए प्रकाश, क्योंकि सूर्य से ही सबको प्रकाश मिल रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ग्रहों की अपनी कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते,
लेकिन हम इसकी जो अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। जो इसकी इतनी तेज ऊष्मा नहीं है, उसके बाद भी इतनी गर्मी है, तो सोचो तेज ऊष्मा में क्या होगा। देखिए आगे, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, देख लिया हमने। लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी दूरी जो है हमसे बहुत ज़्यादा है। कितनी इसकी दूरी? पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य। कितने? 15 करोड़ किलोमीटर। अब करते हैं ग्रहों की बात। ग्रह, ग्रह क्या है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हम इसे सूर्य की दूरी के हिसाब से याद करेंगे, जिसमें पहले बुध आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आता है। ठीक है। आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी में एक ट्रिक भी दी हुई है। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, यह है इसका तरीका याद रखने का। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं? सौरमंडल के जो जितने भी ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर अपने जगह से होकर के अपने खुद चक्कर अपना लगाते हैं, घूर्णन करते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार होते हैं, वृत्ताकार नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा। और बुध शुक्र के सबसे नज़दीक है। सबसे नज़दीक कौन है? बुध। शुक्र के, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? सबसे नज़दीक है बुध, जिसको चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन का समय लगता है। सबसे कम समय लेता है बुध। ठीक है। सूर्य को, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के समान ही एक ग्रह है जिसको कहते हैं शुक्र। जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। पृथ्वी के समान एक ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा ग्रह है? वो शुक्र है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। ठीक है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी यानी सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाने लगा है और कब से। तो प्लूटो एक ग्रह है जिसको 2006 में ग्रह के नाम, उसका नाम हटा करके एक बोने ग्रहों में शामिल किया गया है। चलिए अब देखते हैं सबसे अच्छे ग्रह यानी पृथ्वी के बारे में, जिस पे हम रहते हैं। सबसे अच्छा ग्रह इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इस पर रहते हैं, तो हमें ये सबसे अच्छा हमारे लिए यही ग्रह है। तो जीवन इसी ग्रह पर है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से हमने देखा था कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में देखो, दूरी के हिसाब से तीसरा है और आकार के हिसाब से ये 5वां ग्रह है। ठीक है, 3 और 5 करके याद रख लेना। तो यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुवों के पास कैसी है? ये थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। इसके आकार को हम क्या कहते हैं? भू आब कहते हैं। गोल नहीं है, भू आब है, भू आब आकार की है। भू आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर ही केवल जीवन पाया जाता है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु दोनों उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। जीने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑक्सीजन, जो कि पृथ्वी पर ही मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ जीवन है। ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी कैसे रंग की दिखाई पड़ती है?
नीले रंग की। और क्यों दिखाई देती है जानते हैं इसे। इसकी 2/3 जो सतह है पानी से ढकी हुई है, इसलिए ये नीले रंग की दिखाई देती है। 2/3, ठीक है। इसकी जो सतह है वो पानी से ही है ढकी हुई, इसलिए ये नीले रंग का दिखाई देता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए नीला ग्रह कौन सा है। नीला ग्रह है पृथ्वी। अब पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में, लेकिन यहाँ देख लेते हैं पहले एक नोट कि क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति होती है, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति कितनी है। तो प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने समय लेती है, 8 मिनट का समय लेती है, जबकि उसकी गति इतनी तेज है। अब रोचक तथ्य देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग 1969 में 20 जुलाई को, ठीक है। अब हम चंद्रमा के बारे में ही देखेंगे। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, केवल एक, जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। व्यास कितना है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है इसका व्यास, ठीक है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमारे ग्रह से सबसे नज़दीक है, इसलिए ये इसका आकार से दिखाई देता है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर पर है। हमसे कितनी दूर पर है चंद्रमा, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं एक छोटे से नोट में उपग्रह के बारे में। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह है, एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। पिक में भी देख सकते हैं रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है और रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना भी दिखाया गया है। इसमें उपग्रह का कक्षा में प्रवेश भी दिखाया गया है, ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जिनका नाम है इनसेट, IRS और एडुसेट। ये क्या है, कुछ भारतीय उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, लगभग 27 दिन में, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है कितने दिन में, इतने ही दिन में। देखो 27 दिन में क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों, ये अपने अक्ष पे भी घूम रहा है और 27 दिन में पृथ्वी का भी चक्कर लगा लेता है, इसलिए हमें सिर्फ एक टाइम पे हम इसका एक साइड ही देख पाते हैं। तो चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह तारों ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक ही चीज़, तो सूर्य इतना पावरफुल है, उसके चारों ओर सारे जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो उसके छोटे छोटे कई क्षुद्र ग्रह भी हैं जो उनका चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति। हमने देखा था ग्रहों की जब हम सीरीज़ देख रहे थे, उनके बीच में जो क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे थे वो किनके बीच में है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। ग्रह के ही भाग होते हैं, उनके टुकड़े होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो हमने देखा कि क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह ग्रहों का ही हिस्सा है जो कि विस्फोट होने पर उससे अलग हो गए हैं, और लेकिन वो एक सूर्य की जो अपनी ओर खींचने की ग्रहों को जो पावर है उसके द्वारा ही ये उसके चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब उल्का पिंड की देखें तो उल्का पिंड क्या होते हैं।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह की तरह कई उल्कापिंड भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। क्या है ये? आकाशगंगा यानी मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। सौरमंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा इसका नाम कैसे पड़ा? प्राचीन भारत में इसकी जो कल्पना है वो आकाश के एक प्रकाश की बहती हुई नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। ठीक है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? आकाशगंगाओं के मिलने से। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ये थी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल के बारे में इसके जो क्वेश्चन है हम उनके वन लाइनर में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय।